खनक गिरी दिग्विजय के ऊपर। कभी कभी यह खामोशी तूफान के बवंडर साथ लाती है। आज मैं वही बवंडर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एल देखो मुझे ठीक से, रघुवीर सिंह कहते हुए दिग्विजय ने रघुवीर सिंह के मुंह पर एक घूसा और मारा। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप बैठकर यह सब तमाशा देखूंगा? 6 साल पहले वाले दिग्विजय रावत ने देखा था। ये दिग्विजय रावत अपने आप में ही एक ऐसा तूफान है जो तुम्हारे इस साम्राज्य को पल भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। एल कहते हुए दिग्विजय उस 50 से 55 साल के उम्र के इंसान ठाकुर रघुवीर सिंह को उसके चेहरे पर घुसा मार रहा था। उस वक्त भी तूने ऐसा ही किया था ठाकुर रघुवीर सिंह, लेकिन उस वक्त मैंने तुझे छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं थी एल कि तूने ही मेरे माँ बाप को मारा है। लेकिन आज जो तूने हरकत की है इससे मेरी भाभी माँ और मेरी मीठी की जान जा सकती थी एल, और उनकी जान मेरे लिए हर किसी की जान से भी ज्यादा कीमती है। तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा क्योंकि मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए दिग्विजय ठाकुर रघुवीर सिंह को बुरी तरह से मार रहा था। एल दिग्विजय के मारने से पल भर में ठाकुर रघुवीर सिंह के मुंह से खून बहने लगाता है। एल काली को समझ नहीं आ रहा था कि वो दिग्विजय को रोके तो कैसे रोके। एल उसका गुस्सा देखकर किसी की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं हो रही थी। फिर भी अभी अभी वहां आए सिटी आईजी जब देखते हैं कि दिग्विजय बुरी तरह से ठाकुर रघुवीर सिंह को मार रहा है तो एल वो भौचक्का सा रह जाता है और दिग्विजय को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। आईजी काली को दिग्विजय को रोकने को बोलता है। एल काली मालिक को रोको, अगर ठाकुर रघुवीर सिंह इनके मारने से मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी एल, हम मालिक को बचा नहीं पाएंगे फिर। जिस तरह से दिग्विजय बिना रुके ठाकुर रघुवीर सिंह को मार रहा था इससे कुछ ही देर में ठाकुर मर जाता और उसकी मर्डर में दिग्विजय को अरेस्ट भी किया जा सकता था। इसलिए काली जल्दी से आकर दिग्विजय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, एल मालिक मालिक इसे छोड़ दीजिए, अगर यह मर गया तो इसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा हरिद्वार अनाथ हो जाएगा। तो दिग्विजय काली को गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तो मर जाने दो इसे, ये मरने के ही लायक है। एल कहते हुए दिग्विजय रघुवीर सिंह को बिना रुके मारने लगता है। एल काली फिर से दिग्विजय को रोकते हुए कहता है, मालिक भाभी माँ और मिठी के बारे में सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। काली के इतना कहते ही दिग्विजय के होंठ अपने आप रुक जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, एल पापा। जब सब आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर खानक के साथ एक लड़की खड़ी थी जो अब भागकर दिग्विजय और ठाकुर रघुवीर सिंह के पास आती है। दिग्विजय की नजर खनक पर ठहर जाती है कि आखिर खनक ठाकुर रघुवीर सिंह के महल में क्या कर रही है। तभी वह लड़की दिग्विजय के कदमों में आकर उसके पैर पकड़ते हुए कहती है, भैया भैया छोड़ दीजिए पापा। उस लड़की के दिग्विजय के पैर पकड़ने पर दिग्विजय का ध्यान उस लड़की पर चला जाता है एल, और वह अपना सर घुमाकर नीचे अपने पैर पकड़ी लड़की को देखता है। फिर सर उठाकर दरवाजे के पास देखता है तो वहां पर खनक नहीं थी। एल दिग्विजय इधर उधर नजरें घुमाकर खनक को देखता है लेकिन उसे खनक कहीं नजर नहीं आती है। वो लड़की फिर से दिग्विजय का पैर पकड़े हुए कहती है, भैया पापा को छोड़ दीजिए, भैया मेरे खातिर छोड़ दीजिए, भाभी माँ और मीठी के खातिर छोड़ दीजिए भैया। एल अगर इनको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे, भैया प्लीज हमारे खातिर हमारे पापा को छोड़ दीजिए। दिग्विजय उस लड़की के कहने पर रघुवीर सिंह की तरफ देखता है जिसको अभी तक दिग्विजय ने छोड़ा नहीं था। रघुवीर सिंह अधमरा सा दिग्विजय के होंठ में झूल रहा था और उसके मुंह और नाक से खून भी निकलकर दिग्विजय के होंठ को भीगा रहा था। एल दिग्विजय एक झटके में रघुवीर सिंह को छोड़ देता है जिससे रघुवीर सिंह धम से सोफे पर गिर जाता है। एल दिग्विजय उस लड़की को अपने कदमों से उठाकर उससे कहता है, गायत्री आप कह रही है कि इनके मरने से आप अनाथ हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने जो आज किया है उससे आज हम अनाथ हो जाते। एल इन्होंने सोचा हमारे बारे में कि अगर भाभी माँ और मीठी को कुछ हो गया तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। एल हम अगर कार में अकेले होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज हमारी भाभी माँ को कुछ हो जाता तो हम फिर से अनाथ हो जाते। हमारे सर से इन्होंने पहले ही माँ बाप का साया उठा दिया है और अब हमारे सर पर भाभी माँ का होंठ है। तो इनको इस चीज से भी परेशानी हो रही है जो ये उनकी जान भी लेना चाहते हैं। हमने किसी को नहीं मारा, ना तब और नहीं अब। एल हम आपके मामा है दिग्विजय और हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे एल, और करते हैं। हमने तब भी आपसे कहा था कि हमने असना और जीजा जी को नहीं मारा एल, और आज भी कहते हैं कि हमने आज भी आपको या नीलम मीठी को मारने की कोशिश नहीं की है। एल रघुवीर सिंह अपने उखाड़ी हुई सांस में कहता है। दिग्विजय घूरकर रघुवीर सिंह को देखता है, एल हाँ आप हमारे मामा है, लेकिन आपको पता है आपके आगे तो कंच भी छोटा लगाता है। एल उसने तो सिर्फ अपने मौत अपने भांजे को मारने के लिए अपनी बहन देवकी को कारागार में रखा था, लेकिन उसे मारा नहीं था। लेकिन आपने तो अपनी बहन की ही जान ले ली एल, और वो भी उस बहन की जो आप पर जान छिड़कती थी। भैया भैया कहते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी, और आपने क्या किया, उनकी जान ही ले ली। हमने हमारी असना की जान नहीं ली। दिग्विजय कहते हुए रघुवीर सिंह बेहोश हो जाता है। एल दिग्विजय गायत्री के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इनको कहिए हमसे और हमारी भाभी माँ से दूर रहे, नहीं तो हम अगली बार इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
दिग्विजय जलती हुई नजर से रघुवीर सिंह को देखता है और वहां से बाहर निकल जाता है। गायत्री काली के तरफ देखकर कहती है, काली भाई क्या आप पापा को ऊपर इनके कमरे में ले जाने में मदद करेंगे हमारी। काली एक नजर अपने सामने आंखों में आंसू लिए खड़ी गायत्री को देखता है, फिर मुड़कर महल के बाहर जाते दिग्विजय को। ठीक है आइए कहते हुए काली रघुवीर सिंह को उठाकर अपने कंधे पर लादकर ऊपर उसके कमरे के तरफ ले जाता है। वहीं महल के बाहर जाता दिग्विजय उसके आंखों के सामने उसके माँ बाप और भाई का खून से लथपथ बेजान पड़ा जाता है। दिग्विजय आंखों में आंसू लिए महल के बाहर निकल रहा था तो वही बाहर खड़ी खानक अपने में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, अंडस्को ये तो वही थे ना जिन्होंने मुझे मंदिर में गिरने से बचाया था। उस वक्त कितने शांत लग रहे थे लेकिन अभी कितना गुस्सा कर रहे थे, बेचारे अंकल को मार भी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर शिव जी का रौद्र रूप आ गया हो। खनक दूर ही रहना ऐसे लोगों से खुद में बड़बड़ाते हुए खनक दे से ही पीछे मुड़ती है। आगे से आ रहे दिग्विजय से टकरा जाती है। अचानक हुई इस टक्कर से दिग्विजय खुद को संभाल नहीं पाता है और खनक को लेकर नीचे गिर जाता है। खनक दिग्विजय के ऊपर रहती है और दिग्विजय नीचे पड़ा खनक के चेहरे पर बिखर आए बलों को समेटकर उसके कान के पीछे कर उसके नजर ठहर जा, आप कौन है। दिग्विजय आंखों में आंसू लिए महल के बाहर निकल रहा था तो वही बाहर खड़ी खानक अपने में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, अंडस्को ये तो वही थे ना जिन्होंने मुझे मंदिर में गिरने से बचाया था। उस वक्त कितने शांत लग रहे थे लेकिन अभी कितना गुस्सा कर रहे थे, बेचारे अंकल को मार भी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर शिव जी का रौद्र रूप आ गया हो। खनक दूर ही रहना ऐसे लोगों से खुद में बड़बड़ाते हुए खनक दे से ही पीछे मुड़ती है। आगे से आ रहे दिग्विजय से टकरा जाती है। अचानक हुई टक्कर से दिग्विजय खुद को संभाल नहीं पाता है और खनक को लेकर नीचे गिर जाता है। खनक दिग्विजय के ऊपर गिरी थी और दिग्विजय नीचे पड़ा खनक के चेहरे पर बिखर आए बलों को समेटकर उसके कान के पीछे कर उसके नजर ठहर जाए ऐसी खूबसूरती को निहारने लगता है। दिग्विजय अपनी काली गहरी आंखों से खनक के खूबसूरत से चेहरे को निहार रहा था। तो वहीं उसके हाथ खनक की कमर से थोड़ा ऊपर उठ रहे थे जिससे खनक को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके कमर पर कुछ रेंग रहा हो। तो वही खनक भी अपनी कत्थई आंखों से दिग्विजय के काली गहरी आंखों में कुछ ढूंढने की जैसे कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिग्विजय अपनी काली गहरी आंखों में कई राज दफन किए बैठा है। और वह खनक हो दिखाई नहीं दे रही थी। खनक बिना हिले डुले बस दिग्विजय के ऊपर पड़ी हुई थी। तभी काली जो रघुवीर सिंह को उसके कमरे में छोड़ने गया था वह बाहर आते हुए कहता है, मालिक चलिए चलते हैं। लेकिन उसकी फैलकर तब बाहर आ जाती है जब वह दिग्विजय को किसी लड़की के नीचे पड़ा हुआ देखता है। उसे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि दिग्विजय ने किसी लड़की को अपने इतने करीब आने दिया है, बल्कि वह लड़की तो दिग्विजय के ऊपर ही पड़ी हुई थी। क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई भी लड़की दिग्विजय के करीब आने की कोशिश भी करती थी तो दिग्विजय उनसे ऐसे दूर भागता था जैसे कि उन लड़कियों पर कांटे लगे हुए। लेकिन आज इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय खुद चाहता है कि वह लड़की दिग्विजय के करीब रहे। एक लड़की दिग्विजय के ऊपर है और दिग्विजय बिना कुछ बोले उस लड़की को थामे हुए था। काली यह सब सोचते हुए काली खांसते हुए पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। काली की खांसने की आवाज सुनकर दिग्विजय और खनक अपने सेंस में वापस आते हैं तो खनक हड़बड़ाते हुए जल्दी से दिग्विजय के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर से दिग्विजय के ऊपर ही गिर जाती है जिससे दिग्विजय के मुंह से हल्की सी आहें निकल जाती है। तब दिग्विजय खनक को उसके कंधे से पकड़कर उसे अपने ऊपर से खुद उठाता है और खुद भी उठकर खड़ा हो जाता है। खनक अभी दिग्विजय के बिल्कुल पास खड़ी थी। एकदम सटकर काली उसका चेहरा ना देखे इस शर्म से खनक दिग्विजय के कंधे पर अपना सर टिका देती है और उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। दिग्विजय का होंठ भी खनक के कमर पर आ जाता है। दिग्विजय काली को देखकर सीधे से कहता है, चलो हम आ रहे हैं। काली बिना पीछे मुड़े ही वहां से जाते हुए दिग्विजय की सुकून से भरे चेहरे को याद करता है क्योंकि उससे आज पहली बार दिग्विजय के चेहरे पर उसे दिग्विजय के माँ बाप और भाई के मरने के बाद सुकून नजर आया था। काली खुद से ही कहता है, मालिक आज पहली बार आपके चेहरे पर मुस्कान पाया है जो इतने सालों में कहीं खो सा गया था, और अगर लड़की आपके पास होने पर आपकी जिंदगी में वह सुकून वापस आती है जिससे आप भी खबर हो चुके थे, तो हम इस लड़की को आपकी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। खनक जो दिग्विजय से पूरी तरह से सटी हुई थी और अपनी आंखें बंद कर दिग्विजय के कॉलर को पकड़कर उसमें सिमटी हुई थी। दिग्विजय खनक को देखते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, वह चले गए। जैसे ही खनक दिग्विजय की आवाज सुनती है वह झट से दिग्विजय से दूर हटकर खड़ी हो जाती है। तो दिग्विजय उससे आगे बढ़ते हुए पूछता है, आपका नाम क्या है। दिग्विजय के खनक से नाम पूछने पर खनक एक नजर दिग्विजय को देखती है और बिना कुछ कहे महल के अंदर भाग जाती है। खनक का बिना कुछ कहे महल के अंदर भावना दिग्विजय के दिल में एक अनकही टीसी उठाती है, लेकिन दिग्विजय जानता था कि ऐसे अचानक किसी से उसका नाम पूछने पर क्या कोई लड़की उसे सामने से अपना नाम बताएगा। नहीं, वह जिस तरह से अभी रघुवीर सिंह को मार रहा था और खनक ने देखा था तो खनक का उससे डरना लाजमी था। यही सोचकर दिग्विजय वापस से महल के बाहर की ओर चला जाता है।
वही खनक महल के अंदर आकर अपने दिल पर होंठ रख लेती है जो बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसकी आवाज उसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में बाहर तक सुनाई दे रही थी। खनक खुद को नॉर्मल कर गायत्री को ढूंढने लगती है। खनक गायत्री को ढूंढते हुए रघुवीर सिंह के कमरे तक पहुंच जाती है। खनक रघुवीर सिंह को बेहोश देखकर खनक गायत्री के पास जाकर उसके पास बैठकर उससे पूछती है, खनक अंडरस्को अब अंकल कैसे है? गायत्री खनक को देखते हुए नम आंखों से रघुवीर सिंह को देखकर कहती है, अंडरस्को पापा अभी बेहोश है। खनक तुमने डॉक्टर को बुलाया, वो कब तक आ रहे हैं? गायत्री डॉक्टर को कॉल कर दिया है, उन्होंने कहा है कि वह कुछ देर में पहुंच जाएंगे। खनक और गायत्री बिना कुछ बोले रघुवीर सिंह को देख रही थी। खनक के मन उठता है कि वह दिग्विजय के बारे में पूछे, लेकिन कैसे उसे यही समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे में डॉक्टर आते हुए गायत्री से पूछते हैं, गायत्री बेटा क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? गायत्री और खनक डॉक्टर को देख जल्दी से उठकर उनके पास जाकर उनसे कहती हैं, अंडरस्को डॉक्टर अंकल पापा को देखिए न, ये बेहोश हो गए हैं। हाँ मैं देखता हूँ, कहते हुए डॉक्टर आगे बढ़कर रघुवीर सिंह के बेड के पास जाकर उन्हें चेक करते हैं और अपने मेडिकल किट से एक इंजेक्शन निकालकर रघुवीर सिंह के बाह पर लगाते हुए कहते हैं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिखकर गायत्री की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये कुछ दवाई है जो इनको देनी जरूरी है, तो तुम इन्हें मांगा लेना, मैं चलता हूँ। गायत्री हाँ में सर हिलाती है तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। गायत्री और खनक दोनों रघुवीर सिंह के पास बेड पर बैठ जाते हैं। तो खनक थोड़ा हिचकते हुए गायत्री से कहती है, गायत्री तुमसे एक बात पूछे। गायत्री कुछ देर खनक की शक्ल को देखती है, फिर कहती है, अंडरस्को हाँ पूछो। खाना एक लंबी गहरी सांस लेती है, उसके बाद गायत्री की तरफ देखते हुए पूछती है, वह कौन थे जो अभी यहाँ आए थे और उन्होंने अंकल को क्यों मारा? गायत्री खनक का सवाल सुनकर कुछ देर रघुवीर सिंह को देखती है, फिर खनक की तरफ बिना देखे ही उससे कहती है, वह हमारे भाईसा थे, हमारे दिग्विजय भाईसा, हरिद्वार के मालिक, फूफा जी बुआ और बड़े भाईसा के मरने के बाद दिग्विजय भाईसा कभी हमारे घर नहीं है और आज आए भी तो फिर उसी गलतफहमी को लेकर जिन्होंने हम दो परिवारों को अलग कर दिया था। भाईसा को लगता है कि पापा ने बुआ सा, फूफा जी और बड़े भाईसा की जान ली है। गायत्री बोलती जा रही थी और हमारी खनक थी जो बिना कुछ सुने दिग्विजय के ख्याल में खोई हुई थी। खनक अपने मन में तो ये है हरिद्वार के मालिक, हमारे दादू के मालिक इतने गुस्से वाले हैं, तभी तो दादू लिव लेने से डरते हैं। इधर जब दिग्विजय रावत पेंशन वापस आता है तो मीठी उसे देखकर दौड़कर जाकर उसकी गोद में चढ़ जाती है और उससे कहती है, चाचू देखो ना, मम्मा रो रही है। दिग्विजय मीठी को गोद में लिए उसके गाल को चूमते हुए कहता है, मम्मा रो रही है और आपने उन्हें चुप नहीं कराया, चलो हम दोनों मिलकर उन्हें चुप करवाते हैं। दिग्विजय मीठी को गोद में लेकर भाभी माँ के कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में आकर देखता है तो भाभी माँ एक कोने में फंस पर बैठी रो रही थी। दिग्विजय भाभी माँ को यूं रोता देख मीठी को गोद से नीचे उतार कर भाभी माँ के पास चला जाता है और उनके कंधे पर अपना हाथ रखता है तो भाभी माँ सर उठाकर दिग्विजय को देखती है, फिर उसके गले लग और रोने लगती है। भाभी माँ रोते हुए, आज के दिन ही हमने आपके भाई और माँ पापा को खोया था। आज उस धमाके के बाद हमें ऐसा लग कि हमने आपको भी खो दिया है। दिग्विजय भाभी माँ के सर को सहलाते हुए धीमे से कहता है, हम बिल्कुल ठीक है भाभी, देखिए हमें। भाभी माँ सर उठाकर दिग्विजय को देखती है, फिर से उसके गले लग जाती है। तभी काली कमरे के अंदर आते हुए दिग्विजय के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर अभी जो भाभी माँ और मीठी की वजह से दिग्विजय का गुस्सा कुछ कम हुआ था वो फिर से बढ़ने लगता है। ऐसी खूबसूरती को निहारने लगता है। कर दीजिए, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी खनक को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हमारे जीते जी हम अपनी खनक का हाथ पीले कर देना चाहते हैं। कौन है ये दिव्यांश राठौड़ और क्यों कराना चाहता है ये दिग्विजय से दुश्मनी? और महेंद्र जी, खनक की शादी जिससे कराना चाहते उससे हो पाएगी खनक की शादी? पायल का शोर। महेंद्र जी और कुलकर्णी जी इतनी बातें करने के बाद फोन रख देते हैं। महेंद्र जी खुश होते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान से कहते हैं, भगवान जी यह रिश्ता हमारी खनक के लिए कर दीजिए, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी खनक को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हमारे जीते जी हम अपनी खनक के हाथ पीले कर देना चाहते हैं। कुलकर्णी जी से बात करने के बाद महेंद्र जी खनक को फोन करते हैं और उसे घर जल्दी आने के लिए कहते हैं। कुछ आधे एक घंटे के बाद खनक घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वह महेंद्र जी के सर पर पट्टी बंधी हुई देखी है तो रोने लगती है और महेंद्र जी के गले लग उनसे पूछती है, खनक अंडरस्को दादू ये क्या हो गया आपको, आपके सर पर चोट कैसे लग गई? महेंद्र जी खनक के गाल को छूते हुए कहते हैं, हम ठीक हैं, हमारी बच्ची बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में हमें यह इतनी सी चोट आ गई है, बस बाकी सब ठीक है। लेकिन खनक बेटा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, आप हमारी बात मानेंगे? अपने दादू की कही बात सुनकर खनक उनसे कहती है, हाँ हाँ दादू, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात, आज तक हमने आपकी कोई बात टाली है।
महेंद्र जी खनक को अपने पास बेड पर बैठते हैं और उससे कहते हैं, खानक आज हमने अपने एक दोस्त को हमारे घर बुलाया है। एल खनक मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छी बात है ना दादू, हम अभी उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं। खानक इतना कहकर उठकर जाने लगती है। तभी महेंद्र जी उसका हाथ पकड़कर वापस से उसे बेड पर बिठाते हुए कहते हैं, खानक बेटे पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए बेटा, उसके बाद जाएगा। एल खनक वापस से अपने हाथ चलते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, हम आपकी पूरी बात सुनने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, चलिए बताइए। एल तो जल्दी से, ऐसी क्या बात हो गई, हमारे दादूजी इतने परेशान लग रहे हैं। एल कहते हुए खनक अपने दोनों हाथ उठाकर महेंद्र जी के गाल को पकड़कर खींचने लगते हैं। महेंद्र जी खानक के हाथ अपने गाल से हटाते हुए उससे कहते हैं, खनक हम मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा, पहले हमारी बात सुनिए आप। एल आप खनक जब देखती है कि महेंद्र जी सीरियस है तो वह भी चुपचाप बैठ जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। महेंद्र जी खनक को इस तरह देखकर उससे कहते हैं, बेटा हमने आज अपने जिस दोस्त को घर पर बुलाया है वह यूं ही नहीं आ रहे हैं। एल वह हमारे घर आपका रिश्ता अपने भतीजे के लिए लेकर आ रहे हैं। एल इतना सुनते ही खनक झटके से अपना सर उठाकर महेंद्र जी को देखने लगती है और उनसे पूछती है, खनक अंडरस्को लेकिन दादू अभी तो हमारी उम्र सिर्फ 21 साल है, इतनी जल्दी हमारी शादी आप क्यों करना चाहते हैं। एल और अभी ही तो हमने आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया है। खनक की बात, इतनी जल्दी आप हमारी शादी क्यों करना चाहते हैं। सुनने के बाद महेंद्र जी भी खनक के सामने बैठ जाते हैं एल और उससे कहते हैं, बेटा आज जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है उसमें हमें बहुत चोट आई है, ये तो भगवान का शुक्र है एल कि इसमें हमारी जान नहीं गई। एल जैसे ही खनक महेंद्र जी के मुंह से इतना सुनती है, जल्दी से उनके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, खनक अंडरस्को नहीं नहीं दादू, ऐसा नहीं कहते, आपको पता है ना हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, आपके बिना आप ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे माँ बाप, हमारे फ्रेंड, हमारे सब कुछ है। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए, बस बेटा इसीलिए तो हमने कुछ सोचा है आपके लिए, कहते हुए महेंद्र जी खनक को बताना स्टार्ट करते हैं। महेंद्र जी अंडरस्को बेटा, हमारे जो फ्रेंड है कुलकर्णी जी, उन्हें आप उनके भतीजे के लिए पसंद थी। एल ये बात उन्होंने हमें कई दिन पहले बताई थी, लेकिन तब हमने उन्हें साफ मना कर दिया था एल कि हम आपकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा आज आप देख रहे हैं ना, अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चे आपका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है, और हम अपने जीते जी आपकी शादी कर देना चाहते हैं, ताकि अगर हमें कुछ होता है एल तो भी हमें इस बात का डर नहीं रहेगा एल कि हमारी बच्ची अकेली है, बल्कि हमें इस बात की खुशी होगी कि हमारी बच्ची एक महफूज हाथों में है एल, कोई है जो आपको हमारे जाने के बाद संभाल सके, आपका ख्याल रख सके। खनक पूरी बात सुनने के बाद अपने जगह से उठते हुए महेंद्र जी से कहती है, पर दादू हमारी पढ़ाई, हम जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसका क्या होगा। महेंद्र जी अंडरस्को हाँ बेटे, हमने इस बारे में भी सोचा है, और जब वह लोग आएंगे तो हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि क्या वह लोग आपको आगे पढ़ने की इजाजत देंगे। एल अगर वह हाँ कहते हैं तो ही हम इस रिश्ते के लिए उनसे आगे की बात करेंगे, अगर ना कहते हैं तो हम उनसे वहीं पर मना कर देंगे। ठीक है दादू, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए, हमारे लिए आपसे बेहतर और कौन ही सोच सकता है। एल कहते हुए खनक महेंद्र जी के कमरे से निकालकर चली जाती है। एल महेंद्र जी को अब सिर्फ शाम होने का इंतजार था, जब कुलकर्णी जी अपने परिवार और अपने भतीजे के साथ उनके घर खनक को देखने के लिए आने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय के बॉडीगार्ड्स की अंतिम संस्कार की सारी विधि की तैयारी हो चुकी थी एल और उन्हें शमशान घाट में अंतिम विधि के साथ अंतिम संस्कार की जा रही थी। दिग्विजय खुद भी इसमें शामिल था एल और उसके साथ काली अग्नि, और दिग्विजय के साथ जो लंबी चौड़ी कद घाटी वाला इंसान था एल जिसका नाम की सिकंदर था, वह भी दिग्विजय के साथ वहीं मौजूद था, क्योंकि काली के बाद अगर दिग्विजय की हिफाजत कोई करता था एल तो वह सिकंदर ही करता था, और दिग्विजय की हिफाजत करने में कई बार सिकंदर को अपनी जान पर खेलना पड़ता था। कुछ देर में अंतिम संस्कार की सारी विधि पूरी हो जाती है तो दिग्विजय शमशान घाट से बाहर आता है और बॉडीगार्ड के फैमिली से मिलता है एल और उन्हें जितना हो सके उनकी मदद करने के लिए उन्हें पैसे देता है, और उनसे कहता है एल कि अगर कभी भी उनको उसकी जरूरत पड़ती है तो वह बेझिझक उसके पास आ सकते हैं एल, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, जिसके बदले दिग्विजय उनके बेटे की कमी तो पूरी नहीं कर सकता लेकिन कोशिश जरूर कर सकता था। दिग्विजय के बॉडीगार्ड्स के फैमिली वाले हाथ जोड़कर दिग्विजय का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे कहते अगर उनके मालिक की हिफाजत करने में उनकी कई और बेटों की जान जाती है तो भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह अपने मालिक की हिफाजत करते रहेंगे। दिग्विजय भी बॉडीगार्ड्स के फैमिली के आगे अपने हाथ जोड़ता है और वहां से अपनी घर की ओर चला जाता है। एल सिकंदर जल्दी से आकर दिग्विजय के लिए बैक सीट का डोर खोलता है। एल दिग्विजय उसमें बैठता है, आगे अग्नि और पैसेंजर सीट पर सिकंदर बैठते हैं, काली दूसरी कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम ढल चुका था और खनक के घर पर खनक अपने बालकनी में खड़ी ऊपर आसमान को देख रही थी। अभी चांद के निकलने में वक्त था लेकिन खनक दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभी तो खनक सिर्फ 21 साल की और अभी वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसके दादू उससे कह रहे थे कि वह उसकी शादी करा रहे हैं।
खनक ऊपर देखते हुए कहती, मम्मा देख रहे हो ना, दादू हमारी शादी कराना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते, हम हमेशा दादू के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दादू हमारी शादी करवाकर हमें खुद से दूर भेजना चाहते हैं। खनक की यह बचपन की आदत थी कि वह जब भी उदास होती थी या बहुत ज्यादा खुश होती थी तो वह खुले आसमान की तरफ देखकर अपनी मम्मा से बात करती थी और उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी मम्मा उसे सुन रही है और उस पर अपना प्यार लुटा रही है। खनक अभी आसमान की ओर देखकर अपनी मम्मा से बात कर ही रही थी कि पीछे से महेंद्र जी आते हुए उससे कहते हैं, एल खनक बेटे ये लीजिए, शाम को आप इस साड़ी को ही पहनकर लड़के वालों के सामने आएंगे। एल खनक महेंद्र जी के हाथ में एक पीले रंग की साड़ी देखती है, फिर आगे बढ़कर महेंद्र जी के हाथ से उस साड़ी को ले लेती है। खनक की आंखें नम थी, जिसे देख महेंद्र जी उसकी नम आंखों से आंसू साफ करते हुए कहते हैं, खनक बेटे आप समझ रही हैं एल ना हमारी परेशानी, हम इसलिए आपकी शादी करना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई तो हो आपका ख्याल रखने के लिए, नहीं तो आपको खुद से दूर भेजने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है बेटे। महेंद्र जी की बात सुनकर खनक उनके सीने से लगकर सुबक सुबक कर रोते हुए कहती है, एल दादू हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ इसी घर में रहेंगे। एल आप चाहो तो जो लड़का हमसे शादी करने के लिए आ रहा है उसे आप घर जमाए बना लो, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महेंद्र जी खनक के सर को सहलाते हुए प्यार से उससे कहते हैं, अरे बेटे हर लड़की को एक दिन अपने ससुराल जाना होता है, एल आप भी जाएगा और फिर क्या आप चाहती हैं कि आपके पति के नाम के आगे घर जमाए का शब्द लगे। एल तो खनक वैसे ही उनके सीने से लगे नाम में सर हिलने लगती है। तो महेंद्र जी उसे खुद से अलग करते हुए खनक के माथे को चूमते हुए उससे कहते हैं, एल तो फिर अब ज्यादा देर ना करते हुए आप जल्दी से जाएं और यह साड़ी पहनकर आए, अभी किसी भी समय वह लोग यहाँ आते ही होंगे। महेंद्र जी की इतना कहते ही घर की डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन महेंद्र जी खनक को जल्दी से तैयार होकर आने के लिए कहते हैं और खुद भी नीचे चले जाते हैं डोर ओपन करने के लिए। नीचे आकर महेंद्र जी जैसे ही डोर खोलते हैं तो उनके सामने 4 लोग खड़े थे। एक मिस्टर कुलकर्णी जो कि महेंद्र जी के दोस्त थे, दूसरे उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी, और तीसरा सामने एक लड़का बेहद ही हैंडसम सा लड़का खड़ा था। महेंद्र जी दरवाजे से हटते हुए सबको नमस्ते कहकर घर के अंदर आने के लिए कहते हैं। सभी घर के अंदर आ जाते हैं तो वह लड़का आगे आकर झुककर महेंद्र जी के पैर छू लेता है। एल महेंद्र जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। सभी आंगन की ओर चले आते हैं। एल महेंद्र जी ने सबके बैठने का इंतजाम आंगन में ही कर रखा था। सभी आकर आंगन में लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी उन सबके साथ जो औरत आई थी वह महेंद्र जी की ओर देखते हुए कहती है, एल भाई साहब हमारे भाई साहब ने तो आपकी पोती की बहुत ही तारीफ की है कि वह कितनी संस्कारी और खूबसूरत है। एल तो अब हमें इंतजार ना करवाए और अपनी पोती को बुलाए ताकि हम उसे देखकर अपने अर्नव के लिए पसंद कर सके। उनके साथ आए लड़के का नाम अर्नव था, जो इधर उधर देखकर उसकी होने वाली दुल्हनिया यानी कि खनक के दीदार के लिए तरस रहा था। एल तभी पायल का शोर करते हुए पीली साड़ी में लिपटी खनक उनके सामने आती है, जिसे देखकर उन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एल गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है। सभी आकर आंगन में लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी उन सबके साथ जो औरत आई थी वह महेंद्र जी की ओर देखते हुए कहती है, एल भाई साहब हमारे भाई साहब ने तो आपकी पोती की बहुत ही तारीफ की है कि वह कितनी संस्कारी और खूबसूरत है। एल तो अब हमें इंतजार ना करवाए और अपनी पोती को बुलाए ताकि हम उसे देखकर अपने अर्नव के लिए पसंद कर सके। एल उनके साथ आए लड़के का नाम अर्नव था, जो इधर उधर देखकर उसकी होने वाली दुल्हनिया यानी कि खनक के दीदार के लिए तरस रहा था। एल तभी पायल का शोर करते हुए पीली साड़ी में लिपटी खनक उनके सामने आती है। एल जिसे देखकर उन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पीली साड़ी में लिपटी हुई खनक धीमे कदमों में उनकी तरफ ही आ रही थी, जिससे उसके पैरों में बंधा हुआ पायल शोर कर रहा था। एल मेकअप के नाम पर खनक ने अभी सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक लगाई थी। एल उसी में खनक का खूबसूरत सा चेहरा ऐसा निखर रहा था कि जैसे सामने आसमान से उतरी कोई परी खड़ी हो। खनक सबके पास कर पहले सभी के पैर छूती है तो अर्नव की मम्मी खनक से उसका नाम पूछती है। अर्नव की मम्मी, अंडस्को बेटा आपका नाम क्या है? खनक उनके जवाब में अंडस्को धीमे शब्दों में जवाब देती है, जी खनक है। अर्नव की मम्मी तो खनक की मुंह से निकली मीठी बोली सुनकर ही खनक की दीवानी हो जाती है। एल और महेंद्र जी से कहती है, एल भाई साहब हमें तो बच्ची बहुत पसंद आई है। एल हम तो अगले 1 हफ्ते में ही शादी करना चाहते हैं। वही अर्नव की मम्मी की बात सुनकर महेंद्र जी हैरान हो जाते हैं और अर्नव की मम्मी से कहते हैं, महेंद्र जी अंडस्को लेकिन इतनी जल्दी शादी की सारी तैयारी कैसे होगी? तभी अर्नव के पापा महेंद्र जी के तरफ देखकर महेंद्र जी से कहते हैं, एल अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, सारी तैयारियां हो जाएंगे। एल वही महेंद्र जी अर्नव के पापा की बात सुनकर थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगते हैं, लेकिन उसे बात का ज्यादा ध्यान न देते हुए कनक के भविष्य के बारे में सोचते हुए महेंद्र जी बस मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देते हैं। एल और उनसे कहते हैं,
महेंद्र जी खनक को देखते हुए कुलकर्णी जी से कहते हैं, अंडस्को कुलकर्णी जी आपको तो पता ही है कि हमारी खनक ने पिछले महीने ही डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो क्या शादी के बाद खनक अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है? महेंद्र जी की बात सुनकर खनक वहां बैठे सभी का मुंह देखने लगती है कि वो इस सवाल क्या जवाब देंगे और अपने मन में निश्चय करती है कि अगर वो लोग उसके आगे पढ़ने पर रोक लगाते हैं तो वह भी इस रिश्ते के लिए मना कर देगी। अभी खनक ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में इतने देर से चुप बैठे अर्नव की आवाज जाती है जो महेंद्र जी से कह रहा था, अर्नव, अंडस को इनको जो पढ़ना है जो करना है ये कर सकती है, हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। अर्नव के इतना कहते ही खनक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खनक तिरछी नजरों से अर्नव को देखने लगती है जिसका पता अर्नव को भी चल जाता है, जिससे अर्नव मुस्कुराने लगता है। उसके बाद सभी बातें और सभी रस्म तय करने के बाद अर्नव की मम्मी कनक के सर पर हाथ रखकर कनक को आशीर्वाद देती हैं। खनक और अर्नव को साथ बैठा कर उनके साथ अंगूठी बदलने की छोटी सी रस्म को पूरी करती है। पहले अर्नव की मम्मी खनक के सर पर अर्नव के नाम का चुंदड़ी उड़ाती है। तो महेंद्र जी अर्नव के सर पर एक रुमाल रख उसके माथे पर तिलक करते हैं और एक नारियल के साथ 11 रुपए देकर अर्नव को अपनाते हैं। फिर अर्नव की मम्मी खनक के होंठ में रिंग देती है और अर्नव के होंठ में एक रिंग देती है। अर्नव खनक के होंठ को पकड़कर उसके होंठ में रिंग पहनता है। फिर खनक अर्नव का होंठ पकड़कर उसके होंठ में रिंग पहनती है। उसके बाद क्या कैसे हो सब बात करके वहां से अर्नव के माता पिता महेंद्र जी से इजाजत लेकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद महेंद्र जी खनक के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची अर्नव बेटे बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ जिंदगी भर खुश रहेगी और मेरे इस बूढ़े शरीर का क्या ही भरोसा कब क्या हो जाए और कब मैं आपको इस बीच मझधार में इस गंदी समाज में छोड़कर अकेला चला जाऊं। इसलिए मैं अभी अपनी बच्ची की शादी करने कर रहा हूं और इसलिए मैंने आपको इस शादी को करने के लिए कहा, नहीं तो मेरी बच्ची आपकी इतनी जल्दी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आप अपने दादू को समझ रही है ना? महेंद्र जी की पूरी बात सुनने के बाद खनक के आंखों में नमी उतर आती है। खनक झट से महेंद्र जी के गले लगाते हुए रुवासी आवाज में कहती है, खनक, अंडस्को, हाँ दादू, आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, इसलिए आपके लिए किसी भी फैसले पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप जो चाहे मेरे लिए फैसला ले सकते हैं, कभी भी यह मत कहिएगा कि आप हमें छोड़कर चले जाओगे। हम आपको हमें छोड़कर कहीं जाने नहीं देंगे। कहते हुए खनक कसकर महेंद्र जी को गले से लगा लेती है। वही महेंद्र जी प्यार से खनक के सर को सहलाते रहते हैं। कुछ देर के बाद महेंद्र जी खनक को खुद से अलग करते हैं और उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे को चूमते हुए कहते हैं, महेंद्र जी, अंडस्को ठीक है, अब जाओ और थोड़ा आराम कर लो और हाँ, गायत्री को भी ये बता देना कि अब आप शादी करके दूसरे के घर जाने वाली है। खनक मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। खनक के वहां से जाने के बाद महेंद्र जी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद महेंद्र जी उनके कमरे में दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं जिस पर खनक के माता पिता की तस्वीर लगी हुई थी। महेंद्र जी खनक के माता पिता के तस्वीर के आगे खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रही थी। वह अपने हाथ की पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, धैर्य धानी देख रहे हैं ना आप, आज हमने आपकी बच्ची धरा जिसे पूरा हरिद्वार खनक के नाम से जानता है उनका रिश्ता पक्का कर दिया है। आप दोनों खुश तो है ना? हम उनकी भलाई के लिए ही यह सब कर रहे हैं। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए और हम अपनी बच्ची को छोड़कर चले जाएं, हमें नहीं पता। आज तक इतने सालों तक हमने अपनी बच्ची को उन राक्षसों से बचाकर रखा है। कब कहां से उन्हें हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए और वह उसे नुकसान पहुंचाने आए तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम अपने मरने से पहले अपनी बच्ची को एक मजबूत हाथों में सौंप कर जाना चाहते हैं ताकि हमारे बाद वह इंसान हमारी बच्ची का हमसे भी अच्छी तरह से ख्याल रख सके। कहते हुए महेंद्र जी आंसू भरे आंखों से सामने लगी धैर्य और धानी की तस्वीर को देखने लगते हैं। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। देसे की शादी की शॉपिंग और शादी के कार्ड छपवाना धीरे धीरे सब हो जाता है। बस अब हल्दी मेहंदी की रस्मों के बाद शादी की रस्म ही बची थी। महेंद्र जी रात के समय अपने कमरे में बैठे कार्ड पर दिग्विजय का नाम लिखकर रखते हैं ताकि कल सुबह जाकर वह दिग्विजय को शादी का कार्ड देकर शादी में आमंत्रित कर सकें। दूसरे दिन सुबह का वक्त खिलखिलाती हुई सी हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी। अरे अरे किट्टू, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए ताजे ताजे गाजर लेकर आए हैं। और तुम हो कि ताजे गाजर खाना छोड़कर हमें अपने पीछे पीछे भागा रहे हो? इधर आओ किट्टू। किट्टू किट्टू कहती हुई हमारी खनक अपने सफेद कलर के खरगोश के पीछे भाग रही थी। खनक का खरगोश जिसका नाम खनक ने बड़े प्यार से किट्टू रखा है, जो उसी की तरह शरारती और मासूम है। खनक अभी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, आंखों में आने वाले नई जिंदगी की सपने सजी हुई थी। लंबे घने बाल जो खुले लहरा रहे थे और कुछ बाल जो हवा से उड़ने के कारण खनक के चेहरे को चूम रही थी और खनक किट्टू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी।
खनक बेटा कहाँ हो आप। खनक को आवाज देते हुए महेंद्र जी खनक के पास आते हैं। एल खनक अपने किट्टू को अपने गोद में उठाते हुए महेंद्र जी के पास जाती है और उनसे कहती है, खनक अंडरस्को हाँ दादू कहिए हमें ढूंढ रहे थे आप। एल खनक के दादू महेंद्र जी अंडरस्को हाँ बेटा आपकी शादी का कार्ड जो हमने कल मालिक का नाम लिख कर रखा था एल वह कार्ड जरा हमें ला कर दो, हम आज मालिक को वह कार्ड देकर आपकी शादी में आमंत्रित करेंगे एल और उनसे 1 हफ्ते की छुट्टी और मांग लेंगे। महेंद्र जी खनक को पीछे घुमाकर उसके खुले बालों को बांधते हुए कहते हैं, ठीक है दादू हम अभी लेकर आते हैं, ये लीजिए तब तक आप हमारे किट्टू को पकड़िए। एल कहकर खनक घर के अंदर चली जाती है। एल जहां बांटे जाने वाले कार्ड के साथ मालिक लिखा नाम वाला कार्ड रखा था वह मालिक लिखे नाम वाले कार्ड को उठाकर एक कैरी बैग में डालने लगती है। तभी खनक के कान की बूंदे उसके बालों में उलझ जाते हैं जिसे खनक अपने बालों से छुड़ाने लगती है। एल तो उसके कान के बूंदे उस कैरी बैग में गिर जाते हैं जिस पर खनक ने मालिक नाम लिखे कार्ड को रखा था। खनक वह कैरी बैग लेकर महेंद्र जी के पास आती है और उन्हें वह कैरी बैग देते हुए कहती है, खनक अंडरस्को ये लीजिए दादू हमने वह कार्ड इस कैरी बैग में रख दिए हैं। एल लेकिन दादू हमने जितना आपके मालिक के बारे में जाना है वह बहुत गुस्से वाले हैं। एल खनक अपने मन में बेचारी गायत्री के पापा को कितना मारा था, उन्होंने गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है। एल फिर महेंद्र जी से और दादू वो तो पूरे हरिद्वार के भगवंडे से है, तो क्या वह हमारे इस छोटे से घर में आपके बुलाने पर आएंगे। महेंद्र जी अंडरस्को खनक से कैरी बैग लेते हुए एल हाँ वो थोड़े गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं है और अगर उन्हें कोई दिल से बुलाता है तो वो बुलाने वाले की हैसियत नहीं देखते समझिए आप। एल खनक हाँ में अपना सर हिलाती है। महेंद्र जी अंडरस्को तो अब आप मालिक के बारे में ज्यादा मत सोचिए, ठीक है आप अपना ख्याल रखना हम चलते हैं। एल कहकर महेंद्र जी घर से बाहर चले जाते हैं। खनक अपने किट्टू से बातें करते हुए, तुम्हें पता है किट्टू 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है, फिर पता नहीं दादू का ख्याल कौन रखेगा। एल हमें तो ये भी नहीं पता कि दादू इतनी जल्दी हमारी शादी क्यों करा रहे हैं, हमें कुछ बताते ही नहीं है दादू। एल सिर्फ कहते हैं आपके लिए जो अच्छा है हम वही कर रहे हैं। खैर छोड़ो, दादू ने हमारी शादी कराने के बारे में सोचा है तो फिर कुछ अच्छा ही सोचकर सोचा होगा। एल चलो हम तुम्हें गाजर खिलाते हैं, कहते हुए खनक किट्टू को लिए किचन की तरफ चली जाती है। इधर रावत मैंशन में महेंद्र जी जब अंदर आते हैं तो मीठी हर रोज की तरह दूध पीने से बचकर भाग रही थी। एल और भागती हुई आकर महेंद्र जी के पैरों से लिपट जाती है। एल तो महेंद्र जी मीठी को अपने गोद में उठा लेते हैं। महेंद्र जी मीठी से अंडरस्को क्या हुआ बीटवा, आप आज भी दूध पीने से बचने के लिए भाग रही है। मीठी अपनी मीठी सी जुबान में कहती है। मीठी अंडरस्को बड़े दादू जी मम्मी मुझे दूध पिलाने के मेरे पीछे भागा रही है लेकिन हमें नहीं पीना, छी गंदा दूध है। तभी वहां नीलम आती हुई कहती है, अंडरस्को अच्छा हुआ काका आपने इस शैतान को पकड़ लिया, कब से हमें अपने पीछे भागा रही थी, पता नहीं इसे दूध पीने से क्या दिक्कत है। एल आपको तो पता है इसका रोज का यही ड्रामा है, जब तक हमें अपने पीछे रोज भागा नहीं लेती दूध नहीं पीती है। महेंद्र जी नीलम की बात सुनकर बस मुस्कुरा देते हैं। एल नीलम अंडरस्को काका आज 1 हफ्ते बाद आपकी तबीयत कैसी है अब। मीठी हमें दूध नहीं पीना, दूध गंदा होता है। एल दूध से शक्ति मिलती है। एल नीलम के कहने पर मीठी नीलम को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगती है। महेंद्र जी अंडरस्को नीलम से हम ठीक है बिठवा, लाइए हम पिला देते हैं, तब तक आप जाकर तैयार हो जाए, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। कहते हुए दिग्विजय आकर मीठी को महेंद्र जी के गोद से ले लेता है। तो नीलम दिग्विजय को दूध का ग्लास देते हुए कहती है, नीलम अंडरस्को हाँ आप ही पिलाओ, ये किसी और की बात सुनती कहाँ है। एल कहकर नीलम तैयार होने अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दिग्विजय मीठी को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और मीठी को दूध पिलाने लगाता है। एल कुछ देर में मुंह बनाते हुए मीठी दूध का ग्लास पूरा खत्म करती है। एल तो दिग्विजय रुमाल से मीठी का मुंह पोंछते हुए महेंद्र की तरफ देखता है तो महेंद्र जी उसे ही देख रहे थे। दिग्विजय अंडरस्को क्या हुआ काका, कुछ कहना चाहते हैं क्या। दिग्विजय महेंद्र जी को अपने तरफ देखते पाकर पूछता है।